हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। आज की इस क्लास में हम लोग आगे कोर्स को अपने कंटिन्यू करेंगे सेट थियरी का। और हम लोग का आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के मतलब कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए वेन डायग्राम जितना बढ़िया कमांड पे होगा उतना ही जल्दी क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हैं कम टाइम में। और जैसे कोई क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कई सारे ऑपरेशन लगाकर कुछ लिखा होता है और उससे पूछ लेता है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब सेट थियरी में, तो उसको कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन वेन डायग्राम पर अगर हम लोग का एक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है और एक अच्छा कमांड है तो हम लोग क्वेश्चंस को कुछ सेकेंड में ही आराम से कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसको हम लोग अच्छे से पूरा फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज वेन डायग्राम का टॉपिक। वेन डायग्राम को सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है। तो ये इन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो सेट्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है सेट थियरी के बारे में, और अगर आप लोगों ने उसका पहला और दूसरा क्लास अटेंड नहीं किया है तो उसको आप लोगों को पहले पढ़ लेना चाहिए, तब ये उसके आगे और ज़्यादा क्लियर होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास 1 और 2 जो हो चुका है। और या तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जेई मेन मैथ्स के नाम से वो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको पूरा इसका स्टार्टिंग से मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं जॉन वेन। तो जैसा कि सेट थियरी में बताया गया है कि सेट्स कैसे बनाए जाते हैं वो सभी, तो जॉन वेन ने क्या काम किया कि उन सेट्स को एक डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। डायग्राम की हेल्प से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग एक ही बार में एक मतलब व्यू, पूरा उसका कंप्लीट व्यू एट अ ग्लैंस, एक बार में पूरा व्यू हमको उसका मिल जाता है। कोई भी ऑपरेशन होगा उसको हम लोग डायग्राम देखकर तुरंत मतलब इंस्टेंटली तुरंत उसका मतलब आंसर निकाल सकते हैं कि इससे क्या होगा। तो ये बड़ा बेनिफिशियल है और इसको हम लोग पूरा अच्छे से डीप स्टडी करेंगे इसका। तो देखते हैं इन्होंने क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया था। जैसे यूनिवर्सल सेट होते हैं हमारे, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से नोटेशन देते हैं और उसके लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर दिखाया जाता है। ऐसा हम लोगों ने नोटेशन में अपना ले लिया है। तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह अगर इसके अंदर कुछ हमारे सेट्स हैं, जैसे हमारे पास 2 सेट हैं ए एंड बी, तो यूनिवर्सल सेट के जो अंदर सबसेट्स होंगे उसको हमें क्या करना है? एक सर्किल से रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये हमारा ए और ये हमारा है बी, इसको हमने क्या काम किया? ए और बी को ऐसे करके एक दूसरे में ज्वाइंट करके बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। अगर सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन मिल रहा है तो हम इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो हम लोग समझ लें, फिर आगे हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट शुरू करेंगे और उसी के साथ वेन डायग्राम को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। और अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग ऐसे दूर दूर बनाएंगे। इसमें कुछ भी कॉमन ना हो ये हम लोग ऐसे बना देंगे। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं, कंप्लीटली सेपरेट है, इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अभी हम लोग डिसजॉइंट सेट कंप्लीटली डिटेल्ड और पढ़ेंगे पूरा, लेकिन हम लोग अभी इसका वेन डायग्राम कुछ बेसिक नोटेशन ले लें। और अगर जैसे हमारा सेट ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है तो वो सेट बी के अंदर कंप्लीटली इनबिल्ड होगा ऐसे। तो ये ए हमारा जब बी का प्रॉपर सबसेट है तो ऐसा डायग्राम बनेगा। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेपरेट बनेगा, कुछ कॉमन है तो ऐसा बनेगा। इस तरीके से कुछ बेसिक डायग्राम्स हैं, इसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इन्हीं की हेल्प से एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वेन डायग्राम हम लोग कब नहीं बना पाएंगे? जब हमारा सेट ए और बी अगर हमारे दोनों सेट इक्वल नहीं हैं तब हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर सेट ए और सेट बी इक्वल हैं तो वेन डायग्राम हमें बनाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये वैलिड कब होगा? जब हमारा ए और बी इक्वल नहीं है तब वैलिड होगा, तब ये काम करेगा।
अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो ए बी इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी ये सब काम होगा। तो अब इसी के ये बेसिक डायग्राम हम लोगों ने देख लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स पर कुछ ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, या और भी सेट्स हो सकते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स 2 3 और भी, लेकिन हम लोग अभी शुरू में 2 ही बनाए हैं। तो ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स का मतलब जैसे हम लोग नंबर्स में 2 नंबर को अगर हमें कंबाइन करना है तो हम बीच में प्लस का ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो हम माइनस का ऑपरेशन लगा सकते हैं, या मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, डिवाइड लगा सकते हैं, ऐसे कोई भी ऑपरेशन हम लोग लगा। तो 2 नंबर को हम लोगों ने कंपोज करने के लिए ऐसे करके कई सारे ऑपरेशंस पढ़ रखे। तो सेम ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो 2 सेट्स के बीच में लगाए जाते हैं। तो वो दूसरे कुछ ऑपरेशंस हैं, उसको हम लोग एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। जैसे यूनियन ऑफ 2 सेट्स, या तो यूनियन ऑफ और मेनी सेट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। जैसे इसको सबसे पहले डेफिनेशन देने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हम लोगों को यहाँ पर एक सेट दिया है 1 2 3 4, और सेट बी हमें यहाँ पर दे रखा है 2 3 4 5। ये हम लोगों को सेट गिवन है। तो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। अगर ए और बी का यूनियन निकालना है तो उसके बीच में ये सिंबल यूज करते हैं। ये सिंबल क्या बताएगा, ए और बी का यूनियन। तो हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी, तो ए और बी का ये यूनियन हमें बताएगा। तो ए यूनियन बी निकालने का मतलब होता है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया जाए और कोई भी एलिमेंट रिपीट ना होने पाए। यूनियन का मतलब होता है इनको इकट्ठा करना एक साथ। तो हम इनको इकट्ठा करेंगे तो 1 2 3 4, मतलब ए के भी पूरे एलिमेंट लिखना है, बी के भी पूरे एलिमेंट लिखना है। और अगर कोई दोनों में है रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखना है। जैसे 2 3 4 दोनों में रिपीट हो रहा है, तो दोनों में रिपीट हो रहा है तो उसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ए और बी के पूरे एलिमेंट को लिखना है, इसके भी पूरे एलिमेंट, इसके भी, लेकिन रिपीट वालों को एक बार लिखना है। तो 2 3 4 दोनों में कॉमन है, वो रिपीट कर रहा है तो उसे हम एक बार लिखेंगे। 5 हमारा अब अलग हो गया। तो इस तरीके से ये ए यूनियन बी है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहें तो ए यूनियन बी के अंदर क्या होंगे, एक्स होंगे। एक्स मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे। वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, सच दैट, कैसे होंगे इसको हम लोग समझ। जैसे हम लोगों ने 1 को पकड़ा तो 1 कहाँ होगा, ए में हो सकता है या तो बी में हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, या तो ए में होगा और या तो बी में होगा। मतलब ए बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी, किसी एक में जरूर होगा, ये पक्की गारंटी है। इन दोनों से मिलाकर हमने बनाया। उसी तरह हम 2 को पकड़ेंगे तो 2 ए में हो सकता है, बी में हो सकता है, या तो ए में होगा या तो बी में हो सकता है, दोनों में भी हो। लेकिन इन जनरल हम ये बोलेंगे कि ए या बी में से किसी न किसी एक में होगा, या बोल रहे हैं, मतलब और बोल रहे हैं। तो वैसे ही 3 या तो इसमें है या तो इसमें है, 4 या इसमें या इसमें है, 5 उसी तरह या तो इसमें है या तो इसमें है। तो इस तरीके से होता है। तो हम लोग यहाँ पर ए यूनियन बी के डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि इसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं एक्स सच दैट, वो कैसे होते हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए में और वो बिलोंग करेगा बी में। मतलब इसके अंदर वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जो या तो ए में बिलोंग करते हो और या तो बी में बिलोंग, किसी में भी बिलोंग करते हो, इसके अंदर हमें डाल देना है उसको उठाकर बस। तो ये ए यूनियन बी का हमारा इस तरीके से डेफिनेशन हो जाएगा। अब हम लोग इसी को वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि वेन डायग्राम की हेल्प से इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग साथ में वेन डायग्राम भी कवर करते चलेंगे और ऑपरेशन ऑफ 2 सेट्स पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग इसका वेन डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई इसके करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट होगा। ये हम लोग सेट ए और बी बना लेते हैं। अब सेट ए और बी बना लेने से क्या हुआ, यहाँ हम देख रहे हैं कि सेट ए में कितने हैं 1 2 3 4,
और सेट बी में कितने हैं 2 3 4 5। तो ये जो बीच में पोर्शन बना हुआ ये दोनों में कॉमन है, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये ए में भी है और बी में भी है। तो हमें इसमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। कौन कौन कॉमन है 2 3 4 ए और बी में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 4। और ए में एक्स्ट्रा कौन बचा हुआ है 1, ये ओनली ए में है, ये बी में नहीं है। उसी तरह हमारे पास यहाँ बी में भी कुछ एक्स्ट्रा एक एलिमेंट है जो ए में नहीं है, वो ओनली बी वाले रीजन में है। तो इस तरीके से ये, तो हम लोग देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा। तो डायग्राम में हम लोग जो शेडेड पोर्शन दिखाएंगे वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा है, क्योंकि इतने पूरे में हमारे एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो जितना ये हम रेड कलर से इसको लाइनिंग पोर्शन दिखा रहे हैं, ये पूरा पोर्शन क्या दिखाएगा ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा। जितना रेड मार्क से ये बनाया गया है ये पूरा डायग्राम में क्या है ए यूनियन बी शो कर रहा है, तो ए यूनियन बी है। इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ए यूनियन बी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टी जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सेट है हमारा, उस सेट का हम यूनियन अगर सेट के साथ इटसेल्फ लेंगे तो वो सेट ए इटसेल्फ आ जाएगा। ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो वही सेट दोबारा आ जाएगा ए, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो यूनियन लेने पर वही आंसर आना है, कुछ अलग तो आएगा नहीं। ए का यूनियन हम लेंगे फाई के साथ तो क्या आएगा, अब ए के भी एलिमेंट इकट्ठा करना है और फाई मतलब एम्प्टी सेट, उसके भी एलिमेंट इकट्ठा करना है। तो फाई में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ए और फाई का मिलाकर कुल मिलाकर ए ही बनेगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं। तो इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारा क्या आएगा ए आएगा। वैसे ही अगर हम ए का यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, यू के साथ, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट लार्जेस्ट सेट है। अगर हम इस सेट का यूनियन ले सेट ए के साथ तो क्या होगा, सेट ए तो पहले से ही यू के अंदर कंटेंड है, तो जब पूरा यू और ए पूरा इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा यू आएगा, क्योंकि यू जो है वो तो ए को पहले से ही कंटेन कर रहा है। तो यूनियन लेने पर क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा यू आएगा, मतलब यू के एलिमेंट हमें इकट्ठे कर लेने हैं और ए के एलिमेंट इकट्ठा कर लेना है। तो यू के अंदर तो ए पहले से ही इनबिल्ड है, तो यूनियन लेने पर क्या आएगा यू ही आएगा। और साथ में यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ए यूनियन बी करें हम लोग या बी यूनियन ए करें सेम आएगा, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें हम शुरू के दो के पहले सेट को यूनियन लेके थर्ड वाले के साथ लें, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट के दो एलिमेंट का हम लोग क्या करें यूनियन लेके फिर फर्स्ट वाले के साथ ले लें तो सेम आ जाए। तो ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, ये हमें ध्यान रखना है कि यूनियन की ये सारी हमारी क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा हमारा ऑपरेशन आ जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स के बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है वो भी हम लोग समझेंगे। थियरी समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार पूरा प्योर थियरी सबको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए थियरी का डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार पढ़ना चाहिए लेकिन बढ़िया से पूरा डिटेल थियरी लेना चाहिए, जैसे कभी प्रॉब्लम ना हो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरसेक्शन में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल जो लिया था उसी एग्जाम्पल को ही हम लोग फॉलो करते हुए चलते हैं। इसके अंदर हमने ले लिया था 1 2 3 4 और बी के अंदर हमने ले लिया था 2 3 4 5। यही एग्जाम्पल लेकर हम लोग हमेशा चल रहे पूरे में, जैसे हमें कंपैरिजन पता चलता रहे कि इसमें क्या हुआ था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन होगा उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए सिंबल ये यूज़ करते हैं हम लोग, और इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी।
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन दिखे। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में जो मैच करेगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको ले आकर यहाँ लिख देना है बस। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 2 3 4, जो कॉमन होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो हम अगर इसका एक मैथमेटिकल डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि x इज सच दैट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सच दैट वो किस टाइप के हैं, किस टाइप के हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कब रखा जाएगा, जब वो ए में भी हो एंड बी में भी हो। यहाँ हमें एंड बोलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में होने चाहिए। मतलब इसमें भी होगा एंड उसमें भी होगा और उसमें भी होगा। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें। तो जब तक दोनों में नहीं होगा तब तक इंटरसेक्शन में वो आएगा नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है कि x इसके अंदर वो हैं जो बिलोंग करेगा ए में एंड बिलोंग करेगा बी में। ये हम एक ऐसा डीप स्टार्ट से लेवल लेकर चल रहे हैं कि जो बच्चे 11th में अभी जिनका नया कोर्स शुरू हुआ है वो भी यहाँ से बढ़िया से एक अप्रोच ले सकते हैं। हम ये मान के एकदम डिटेल शुरू से ले रहे हैं कि बच्चों को अभी कुछ नहीं आ रहा, उन लोगों ने अभी बिल्कुल जस्ट कोर्स अपना शुरू किया है, इसलिए एक बार इसको पूरा देख लेना है तो एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। हम बिल्कुल बेसिक से एकदम आखिरी तक पूरा मतलब जेई के मेन के लेवल तक पूरा ले चलेंगे इसको। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या होगा। ये ए इंटरसेक्शन बी का ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारा हो गया। अब इसकी हम लोग कुछ वेन डायग्राम बनाकर इसी लगे हाथ देख लेते हैं कि वेन डायग्राम इसका कैसा होगा। जैसे है ये हमारा ये सेट ए है और ये सेट बी है, कॉमन वाला पोर्शन ये है जो ए और बी दोनों में है वो हमारा कॉमन है। कॉमन क्या है, 2 3 4, और जो ए में अलग से है वो कौन है, 1, और बी में जो अलग से है वो है 5। ये ए में अकेले है वो बी में नहीं जा सकता, और ये केवल बी में है वो ए में नहीं आ सकता। जो दोनों में कॉमन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन पोर्शन है, तो इसमें हम शेड करेंगे ये वाला पोर्शन। ये जो हमारा शेडेड रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो शेडेड पोर्शन है हमारा, जो रेड लाइन से हमने ये बना दिया है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो डायग्राम में, वेन डायग्राम में ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इंटरसेक्शन। तो हम चाहे इस तरीके से करके ये निकाल लें या डायग्राम बनाकर इस तरीके से निकाल लें, ये हो जाएगा। तो अब हमें देखना है आगे कि इसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग पहले समझ लें, तब देखते हैं इसे और क्या लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टीज़, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे ए का इंटरसेक्शन अगर हम ए के साथ लेंगे तो ए ही आ जाएगा, क्योंकि जब एक सेट हमने ए लिया और दोबारा से ए ले लेंगे तो उनमें क्या कॉमन होगा, उसमें तो पूरा ही चीज़ कॉमन होगा, 1 2 3 4। तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो वापस से ए आ जाएगा। और जब हम ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे, ए में तो कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं हमें नहीं पता, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन फाई में क्या है, फाई में तो कुछ नहीं है। जब फाई का इंटरसेक्शन हम करेंगे किसी अदर सेट के साथ तो क्या हमें ढूंढना है, जो कॉमन पोर्शन है वो ढूंढना है। फाई के पास तो कुछ नहीं है, तो फाई के पास जब कुछ नहीं तो फाई अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। ए के पास बहुत कुछ है लेकिन वो अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वही हमें लिखना है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि फाई के पास तो कुछ नहीं है। अगर फाई के पास कुछ होता तो ए भी अपना वही एलिमेंट देता तो दोनों में कुछ कॉमन निकल कर आता, लेकिन फाई के पास तो कुछ नहीं है, तो इसलिए ये भी अपना कोई एलिमेंट नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। कुछ कॉमन नहीं है मतलब क्या है, कुछ नहीं को क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए एम्प्टी सेट हम लोग का ये आ जाएगा। अगर हम सेट ए का इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट के साथ, डायग्राम में हमें दिख रहा है यूनिवर्सल सेट के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे और ए उसके अंदर आ रहा है,
तो U और A में क्या कॉमन है? A ही कॉमन दिख रहा है हमें, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो पूरा इतना बड़ा सा है ये, और ये हमारा सेट A है। तो U और A में क्या कॉमन है? इतना ही पोर्शन तो कॉमन है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है। A इटसेल्फ, A जितना है वो पूरा का पूरा है ही, और U के पास तो A है ही, तो जितना कॉमन होगा वो हमें लिख देना है। तो कॉमन वाला पोर्शन हमारा A होगा। तो सीधा सा लॉजिक यहाँ पर ये निकला कि जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला सेट लिख देंगे। सीधी सी बात, इंटरसेक्शन ले लेना है तो छोटा वाला सेट हमें लिख देना है, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो। जैसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं, तो कुल मिलाकर इससे हमें दो प्रॉपर्टी और पढ़ लें पहले। A इंटरसेक्शन B करें या तो B इंटरसेक्शन A करेंगे, दोनों साइड से सेम आएगा, मतलब कॉम्यूटेटिविटी इसमें भी काम करती है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करें, स्टार्टिंग के दो में ब्रैकेट लगा दें या तो लास्ट के दो में हम ब्रैकेट लगा दें, सेम आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, मतलब पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, जो आंसर आए उसको C के साथ लें, फिर B और C का इंटरसेक्शन लें, जो आंसर आए A के साथ लें, सेम आएगा। ये है कम्यूटेटिविटी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि A का इंटरसेक्शन हम U के साथ ले रहे हैं तो A कैसे आ रहा है। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर A हमारा सबसेट है B का, कभी भी ऐसा हो रहा है कि अगर A सबसेट है B का, तो ये इम्प्लाई करेगा कि जब A का इंटरसेक्शन B के साथ करेंगे तो A ही आएगा। तो अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन लेने पर हमेशा छोटा वाला सेट हमें लिखना होगा। अगर A B का सबसेट है तो फाई A का सबसेट है तो इंटरसेक्शन लेने पर छोटा वाला आएगा फाई। A सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, तो इंटरसेक्शन लेने पर छोटा वाला आएगा, मतलब A। सीधा सा लॉजिक याद रखना, A और A, तो A का सबसेट होता ही है, तो इंटरसेक्शन लेने पर A आएगा। तो ये चीज़ याद रख लेंगे तो ये सब अपने आप याद हो जाएगा कि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन लेने पर हमें स्मॉलर सेट लिख देना है, बस उसी लॉजिक पर ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि माइनस डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। पहले हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट देख लें, फिर उसके बाद ये हम लोग समझ लेते हैं इसकी और कुछ प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट। इसकी और कुछ प्रॉपर्टी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल पाएंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस लेना। जैसे हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, जैसे यही हम लोग एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे बार बार, जैसे हमें पता चलता रहे कि इसमें क्या हो रहा है। तो A माइनस B, A डिफरेंस B, डिफरेंस ऑफ सेट के लिए ये बताया जाता है A माइनस B, ऐसा नोटेशन देते हैं माइनस का। A माइनस B का मतलब ये होता है कि A का वो एलिमेंट जो B में ना हो। तो हम देखते हैं A का ऐसा कौन सा एलिमेंट हमें दिख रहा है जो B में नहीं है। 2, 3, 4 B में है, 1 अकेला ऐसा है जो B में नहीं है। उसी तरीके से B माइनस A अगर निकालना है, B माइनस A, तो B का वो एलिमेंट जो A में ना हो। तो B का कौन सा एलिमेंट A में नहीं है? 5। तो इस तरीके से तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि A माइनस B इक्वल नहीं है B माइनस A के। ये ठीक है, ये कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करता। जैसे A इंटरसेक्शन B इंटर मतलब A और B का प्लेस बदल दिया गया था तो इक्वल आता है, लेकिन इसमें ऐसा कम्यूटेटिविटी में नहीं होता। इसको हम लोग डायग्राम बनाकर जरा समझ लेते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें क्या, इसको हम लोग अगर डेफिनेशन लिखना चाहें A माइनस बी का, तो हम क्या लिखेंगे? मैथमेटिकल डेफिनेशन A माइनस बी का। इसके अंदर वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो A में बिलोंग करते हों बट B में बिलोंग ना करते हों। इसका यही मतलब हुआ, आंसर में हमने यही लिखा है
ए माइनस बी में, ये ए में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है सिंबॉलिक लैंग्वेज में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कि ए माइनस बी के अंदर हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। उसी तरीके से हम बी माइनस ए कैसे लिखेंगे, कि इसमें क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट जो बी में है बट ए में नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, b माइनस ए में क्या लिखा है, हमने b का वो एलिमेंट लिखा है जो b माइनस ए में क्या लिखा है 5, ये b में तो है लेकिन a में नहीं है। तो वही यहाँ हम लोगों ने इस तरीके से एक मैथमेटिकल डेफिनेशन इस तरह बना लिया। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स का डेफिनेशन हो गया। अब इसी डेफिनेशन को हम वेन डायग्राम पर अप्लाई करें तो क्या होगा, हमें ऐसा रीजन ढूंढना है, ऐसा यहाँ पर शेड करना है पोर्शन, जो a माइनस बी अगर हमें करना है तो ऐसा पोर्शन हम लोग शेड करेंगे, हाईलाइट करेंगे जो a में हो लेकिन b में ना हो। तो हम लोग ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये a में है लेकिन ये b में नहीं है, इतना पोर्शन। अगर हम इसको भी शेड कर देंगे तो ये a में तो आ ही रहा है, अगर हम इसको भी शेड कर दें तो ये a में तो है लेकिन वो b के हिस्से में भी पहुंच जाएगा, लेकिन हमें वहां नहीं जाना, हमें केवल वो पोर्शन शेड करना है जो a में हो लेकिन b में बिल्कुल भी ना हो। तो ये केवल a में दिख रहा है, इसका कोई भी पोर्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये a माइनस बी है। उसी तरीके से इसको हम अगर प्लॉट करें तो x बिलोंग टू b बट x डज नॉट बिलोंग टू ए, b माइनस b में बिलोंग करेगा लेकिन a में बिलोंग ना करे। तो देखते हैं कौन सा ऐसा पोर्शन है। ये पोर्शन हम लोग देखेंगे, ये डॉटेड वाला जो हमने डॉट डॉट बिंदी बिंदी रख दिया है, ये वाला पोर्शन ये ओनली b में है, a में ये है ही नहीं, ये a वाले में पोर्शन में बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो इतने पोर्शन को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा है b माइनस ए। तो वेन डायग्राम की हेल्प से a माइनस बी और b माइनस ए को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं इंटरसेक्शन वाले में, तो इसकी हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं। देखते हैं क्या होता है वो। मतलब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे a माइनस बी, इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं। ये बेनिफिट होगा, यही फ़ायदा होगा वेन डायग्राम को पढ़ने से। अभी देखते हैं क्या फ़ायदा होगा और कैसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। a माइनस बी, हम लोग को ये डायग्राम दिख रहा है a माइनस बी। a माइनस बी वाला पोर्शन को अगर हम कंसिडर करें, अगर हम इस पोर्शन को कंसिडर करें a को, ये a वाले पोर्शन को हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा a माइनस बी है। तो ये जो पोर्शन लाइन वाला दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि a में से क्या डिलीट कर दिया गया है, ये बीच वाला पोर्शन, इसको हम अभी हटा देते हैं। a में से क्या डिलीट कर दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया। और ये क्या है, ये बीच वाले पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग, a इंटरसेक्शन b कहते हैं। तो हम a माइनस बी की जगह लिख सकते हैं कि a में से माइनस कर दिया गया है, क्या माइनस कर दिया गया है, a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दिया गया। बिल्कुल डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि ये हमारा a है, a में से हमने इतना माइनस कर दिया, इतना क्या होता है, a इंटरसेक्शन b होता है। तो ये हमारा आ गया। उसी तरीके से b माइनस a, b माइनस ए ये डॉटेड वाला पोर्शन है b माइनस ए, जैसे लग रहा हो कि b में से ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन डिलीट कर दिया गया हो, मतलब b में से माइनस कर दिया गया हो a इंटरसेक्शन b। तो ये बेनिफिट है वेन डायग्राम को देख के हम लोग एक फार्मूले के इक्विवेलेंट दूसरा कौन सा फार्मूला होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है वेन डायग्राम की हेल्प से। ये छोटे छोटे कुछ अभी एग्जाम्पल है थियरी के हिसाब से, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि a माइनस बी इसके बराबर होता है,
तुरंत याद नहीं करना है। अगर हम लोगों ने एक बार वेन डायग्राम समझ लिया तो ये चीज़ें अपने आप तुरंत देखते ही ऑब्जर्व कर लेंगे, अच्छा ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर, ऐसे करके चीज़ें आराम से आने लगती हैं अपने आप। तो ये इसका बेनिफिट है। अब हम लोग इसी से आगे पढ़ने से पहले हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं कि ज्वाइंट एंड डिसज्वाइंट सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस के आगे और बढ़ेंगे, देखते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ज्वाइंट सेट एंड डिसज्वाइंट सेट्स। ज्वाइंट सेट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन लेने पर कभी भी फाई ना आए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग बना देते हैं A एंड B, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, ये ज्वाइंट सेट है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, मतलब इसमें इंटरसेक्शन लेने पर फाई एम्प्टी सेट ना आए, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिल जाए। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेट कहते हैं। उसके बाद हमारा होता है डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें A इंटरसेक्शन B करने पर फाई आए, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे हम A इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 और B इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 4 5 6। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हम लिखेंगे फाई। इसका वेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमें इसको अलग अलग सेपरेट बनाना पड़ेगा क्योंकि A में है 1 2 3, B में है 4 5 6। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, हमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। तो ये दोनों क्या हैं, डिसज्वाइंट सेट्स हैं। डिसज्वाइंट सेट्स के बाद हम लोग देखते हैं पेयर वाइज डिसज्वाइंट सेट्स क्या होते हैं। ये इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट डिसज्वाइंट, फिर पेयर वाइज डिसज्वाइंट सेट्स। पेयर वाइज डिसज्वाइंट सेट्स क्या होते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये फैमिली ऑफ सेट्स, कई सारे सेट्स की फैमिली ले ली गई है। देन AI intersection AJ is equal to phi when I is greater than I and J both greater than or equal to 1 less than or equal to n and I is not equal to J। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग जरा आसान लैंग्वेज में समझते हैं क्या मतलब है। AI इंटरसेक्शन AJ, मतलब I और J यहाँ के लिए जनरल इंडेक्स लगाए गए हैं। I की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू n, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह J की जगह भी कुछ भी हो सकता है। तो हम I और J यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग इंडेक्स। जैसे हम A1 का इंटरसेक्शन ले A2 के साथ, या A1 का A3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 4 का 9 के साथ, तो यहाँ पर अलग अलग इंडेक्स, सबका नाम रखा गया है। तो किसी भी दो डिफरेंट सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, सेम का नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ लिखा है I इज़ नॉट इक्वल टू J। हमें ध्यान रखना है, कोई भी दो सेट इसमें से पकड़ लेना है और उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन आना चाहिए हमारा फाई, मतलब एम्प्टी सेट आना चाहिए। कोई भी दो सेट ले ले, बस ध्यान रहे कि दोनों सेट सेम ना हो। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि I और J इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर I J इक्वल हो गया, जैसे हमने A2 का इंटरसेक्शन A2 के साथ कर दिया, A3 का A3 के साथ कर दिया, तब तो फाई कभी नहीं आएगा। तो सेम सेट हमें रिपीट नहीं करना है। डिस्टिंक्ट सेट्स, कोई भी दो डिस्टिंक्ट सेट का इंटरसेक्शन हमेशा फाई आना चाहिए। और I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेट हम ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं पेयर वाइज डिसज्वाइंट सेट कहा जाता है।
उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें ढेर सारे सेट्स A1 A2 A3 दिया है, अगर इन सभी सेट्स का फैमिली ऑफ सेट्स का हमें यूनियन लेना है तो हम इसको ऐसे नोटेशन दे सकते हैं, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN। अगर इन सब का यूनियन लेना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन आइज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n AI। तो इस पूरे चीज़ को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, ये नोटेशन लिखा हुआ मिल सकता है, ये सब समझना चाहिए हमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले I का जगह लिखेंगे 1 तो आएगा A1, फिर यूनियन का साइन, अब यहाँ आगे यूनियन लगा है तो मतलब यूनियन का साइन लगाएंगे, फिर I की जगह पुट करेंगे 2 तो मिलेगा A2, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर I की जगह 3 रखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, अप टू n तक जाएंगे पूरा। उसी तरीके से इसमें हम इंटरसेक्शन में भी कर सकते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डॉट डॉट इंटरसेक्शन AN। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे, आइज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n AI। I की जगह 1 रखेंगे A1 मिलेगा, फिर लगाएंगे इंटरसेक्शन, फिर I की जगह 2 रखेंगे A2 मिलेगा, फिर लगाएंगे इंटरसेक्शन एंड सो ऑन अप टू n तक जाएंगे। तो इस चीज़ को हम कंप्रेस करके ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ लिया और उसके हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ ली। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और आगे पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सेट लिया है 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू हमने लिया है 2 3 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस का नोटेशन होता है A डेल्टा B, इसको पढ़ते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B। इसके लिए होता है A माइनस B यूनियन B माइनस A। ये इस तरीके से डिफाइंड है कि पहले हम A यूनियन B निकालें, मतलब A माइनस B निकालें, फिर B माइनस A, देन दोनों का यूनियन ले लें। तो इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं और देखेंगे कि इसके इक्विवेलेंट हम और क्या लिख सकते हैं। यही तो फ़ायदा है, यही बेनिफिट है, वेन डायग्राम पढ़ने का यही असली मसाला है। इसी से पता चलता है कि कैसे हम लोग ऑपरेशंस के इक्विवेलेंट दूसरा ऑपरेशन लिख सकते हैं, ये बेनिफिट है इसका। जैसे A की जगह 1 2 3 4, दोनों में कॉमन क्या है वो हम आसानी से तुरंत चुपचाप लिख देंगे 2 3 4। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचा वो कौन बचा 1, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन है 5। A माइनस B, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि A माइनस B जो होता है वो ये वाला पोर्शन होता है, ये A माइनस B, A में है लेकिन B में नहीं है, और ये क्या है B माइनस A, ये B में है लेकिन A में नहीं है। हमने यहाँ पर दोनों तरफ सेम शेड किया है, जैसे ये पता चले कि ये दोनों एक ही चीज़ है। डिफरेंट टाइप का हमने शेड नहीं किया है, एक तरफ लाइनिंग एक तरफ डॉट डॉट नहीं किया। सेम तरीके का सिंबल बनाना, चाहे डॉट डॉट रख दें या लाइनिंग रख दें, मतलब एक ही चीज़ ये दिख रहा है। तो ये दोनों को हमें लेना होगा, ये पूरा रेड वाला और ये पूरा रेड वाला। ये क्या है हमारा, ये हमारा है A माइनस B, और ये क्या है B माइनस A। और इन दोनों को हमें इकट्ठा करके लिखना होगा, तभी तो आएगा ये A यूनियन B। तो हम अगर इसको ज़रा सॉल्व करके देखें अपने इस एग्जाम्पल को, इसी से तो क्या आएगा, A माइनस B में कितना होगा, A का वो एलिमेंट जो B में ना हो 1 है, और यूनियन B माइनस A, B का वो एलिमेंट जो A में ना हो तो कौन है 5। अब इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ओनली 1 एंड 5। तो A माइनस B ये है, A माइनस B में 1 आ रहा है, B माइनस A में 5 आ रहा है, तो दोनों का यूनियन लेना है।
तो भाई रेड वाले पोर्शन ये वाले का और ये वाले का यूनियन लेंगे तो इसमें कौन मिला 1 और इस वाले रेड में ओनली 5, तो दोनों का यूनियन 1,5 वही डायग्राम में दिख रहा है, वही यहाँ दिख रहा है। तो हम लोग चाहे ऐसे लिखें चाहे डायग्राम इक्विवेलेंट। अब देखते हैं कि इसके इक्विवेलेंट हम और क्या लिख सकते हैं, यही तो इसका असली फायदा है। वेन डायग्राम पढ़ने से यही हमको असली इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको देखकर ऑब्जर्व करेंगे और इसकी जगह एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन बनाएंगे। क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये अगर हम पूरे को ले लें तो वो A यूनियन B होता है। अगर हम ऐसा करते हैं, ये हम पूरे को ले लें, इतने पूरे को सब जितना हम शेड कर रहे हैं उतने पूरे को ले लें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये A यूनियन B रिप्रेजेंट करता है। और केवल ये बीच वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, A इंटरसेक्शन B। तो ऐसा लग रहा है कि यूनियन में ये भी आ जाता, ये जो बीच में कॉमन है वो भी आ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि यूनियन में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया गया है। डायग्राम से हमें ये दिख रहा है। तो मतलब A यूनियन B में से माइनस कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। क्या निकाल दिया गया है, इतना, क्योंकि ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं है, ये पोर्शन शेडेड नहीं है। पूरा A यूनियन B में सब आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, बीच वाला भी आएगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे A इंटरसेक्शन B। तो इसके इक्विवेलेंट ये एक्सप्रेशन हो सकता है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि इसके इक्विवेलेंट क्या होगा, ऑप्शन दे दिया गया 1 2 3 4, तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है बैठ के कि इसको सॉल्व करें तो इसके बराबर आएगा, कौन किसके बराबर, ऐसा कुछ नहीं करना है। नहीं, बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा वो। तो इस तरीके से तुरंत डायग्राम बना के और हम लोग इस तरह से तुरंत ऑब्जर्व कर सकते हैं तत्काल कि क्या इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होगा। ये इसका बेनिफिट है। अब आगे हम लोग एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमें कोई भी सेट गिवन है A, तो उसका कॉम्प्लीमेंट को नोटेशन ऐसे देते हैं, A कॉम्प्लीमेंट को ऐसे नोटेशन देते हैं, या तो इसके ऊपर एक छोटा सा C लगाकर ऐसा नोटेशन देते हैं, तो इसको पढ़ते हैं A कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन होना चाहिए। जैसे हम लोग यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग 1 2 3 4 5 और A इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, 2। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसको डिफाइन किया गया है U माइनस A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का निकालना है तो U में से A माइनस कर देना है। तो अगर U में से हम A माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, U में से A माइनस कर दे, A मतलब 1 2 माइनस कर दे तो क्या बचेगा 2 3 4 बचेगा। तो इस तरीके से ये होता है। इसको हम डायग्राम में अगर लिख कर दिखाना चाहें बनाकर वेन डायग्राम, तो ये U है, U के अंदर हमारे क्या क्या है, U के अंदर है 1 2 3 4 5, लेकिन 1 2 A के अंदर भी आ रहा है, तो हम 1 2 को A में लिख देंगे और बाकी 2 3 4 5 उसको हम कहीं भी लिख देंगे बाहर, वो A के अंदर नहीं लिखना है। तो यूनियन के अंदर तो सभी आ जा रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन A के अंदर क्या आ जा रहा है, ओनली 1 2 आ जा रहा है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A को छोड़कर जो बचेगा, A को छोड़कर जो भी बचेगा बाकी पूरी दुनिया उसके लिए क्या है, A कॉम्प्लीमेंट है। पूरी दुनिया का मतलब यूनिवर्सल सेट के बाकी जो एलिमेंट बचे A को छोड़कर, तो क्या बचा, ये पूरा पोर्शन जिसको हम रेड मार्क से बना रहे हैं, ये पूरा पोर्शन है A कॉम्प्लीमेंट। इस पूरे पोर्शन को A कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, मतलब A को छोड़कर जो बचेगा वो A कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ऑब्वियस है A कॉम्प्लीमेंट जो रेड वाले पोर्शन में हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिल रहे हैं, 3 4 5,
तो रेड वाला पोर्शन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 3 4 5, तो वही तो यहाँ लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट में 3 4 5। तो इस तरीके से हम लोग इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। जैसे अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लें, फाई मतलब इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यू में से माइनस कर दें, उसको यू में से निकाल कर भगा दें बस। तो अगर हमें फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस फाई, तो u में से फाई माइनस करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो u में से फाई माइनस करने से कोई फायदा नहीं, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u आएगा। नेक्स्ट इसमें है u का कॉम्प्लीमेंट। अगर u का कॉम्प्लीमेंट है तो u में से माइनस कर देंगे u, डेफिनेशन के हिसाब से a की जगह पर u पुट कर देंगे तो u में से u माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, फाई। इस तरीके से तो u का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाता है फाई और फाई का यू हो जाता है। और अगर हम सेट किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वही सेट वापस से आ जाएगा। जैसे हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो आ गया रेड वाला पोर्शन जो हमने ये बना रखा है। अब अगर रेड वाले पोर्शन को यू में से माइनस करेंगे वापस तो दोबारा से ए मिल जाएगा। तो किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही सेट वापस से आ जाता है। तो ये इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने इस तरीके से ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पढ़ लिया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। साथ में हमने ज्वाइंट, डिसज्वाइंट और पेयर वाइज डिसज्वाइंट भी पढ़ लिया है। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे, जो कुछ बेसिक लॉज हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ बेसिक लॉज हैं वो हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, जैसे ए का यूनियन हम लेंगे ए के साथ तो ए ही आ जाएगा, और ए का इंटरसेक्शन हम ए के साथ लेंगे तब भी वापस से आ जाएगा। तो इन दोनों लॉज को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद फिर आता है आइडेंटिटी लॉ। कुछ ये लॉज बेसिक लॉज हैं, हमें ये ध्यान रखना है। आइडेंटिटी लॉ, जैसे हम लोग ए का अगर यूनियन लेते हैं फाई के साथ तो क्या आ जाएगा, हमारा ए वापस आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ए का इंटरसेक्शन ले यूनिवर्सल सेट के साथ तो इंटरसेक्शन में ए वापस आ जाएगा। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, आइडेंटिटी इसे क्यों कहते हैं। हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा, जैसे हम 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 आया, 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे करके 1 जो है 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें वही आंसर आता है, तो 1 हो जाता है आइडेंटिटी। तो वैसे ही यहाँ देख रहे हैं यूनियन के लिए फाई आइडेंटिटी की तरह काम करता है। तो किसी भी सेट का यूनियन अगर फाई के साथ लेंगे तो वही सेट वापस से आ जाएगा। तो फाई जो होता है यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। उसी तरह इंटरसेक्शन के लिए यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आइडेंटिटी होता है। किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन करेंगे यू के साथ तो वही वापस आ जाएगा हमारा ए। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हमें ध्यान रखना है यूनियन के लिए फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इंटरसेक्शन के लिए यूनिवर्सल। नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट के लॉ के बाद कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने अभी देखा ही था कि ए इंटरसेक्शन बी करें या तो बी इंटरसेक्शन ए कर ले, वो हमारा क्या आता है, बराबर आता है। और ए यूनियन बी कर लें या तो बी यूनियन ए कर लें वो भी सेम आएगा। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता, डिफरेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। फिर है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे कर लें या ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे कर लें, सेम आएगा। मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व करके इसके साथ करें या तो लास्ट के 2 सॉल्व करके इसके साथ करें, सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ हमारा इंटरसेक्शन में भी
काम करता है। ये एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इंटरसेक्शन अंदर जाके एक बार बी के साथ इंटरसेक्शन करेगा और एक बारी सी के साथ, और बीच में जो हमारा यूनियन लगा है वो अपनी जगह पर लगेगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन, जो हमारा मतलब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर द सेट ऑफ यूनियन, ओवर द ऑपरेशन यूनियन। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा ए, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाहर यूनियन और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। तो अब एक बार हम लोग ए का यहाँ कुछ और लिख लेते हैं, हम लोग बी सी लिख लेते हैं, नहीं सेम सेम हो जाएगा। तो ए का यूनियन हम लेंगे एक बार बी के साथ, फिर एक बार ए का यूनियन हमको लेना है सी के साथ, और बीच में हमारा इंटरसेक्शन लगा रहेगा। मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स, ये यूनियन लगा है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या तो इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। उसी तरीके से एक हम लोग, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पॉपुलर है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ, इसमें ये होता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन बन जाएगा। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में कुछ बेसिक मतलब ये लॉज पढ़ लिए हैं। ये हम लोगों ने कुछ लॉज पढ़ लिए। उसके पहले हम लोगों ने वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के साथ हम लोगों ने सेट्स के ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे, और कि वो लास्ट क्लास ही होगी इसके बाद वाली। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे।